Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on clinical pharmacy. So today we will cover the scope and goal of clinical pharmacy. For my previous videos on clinical pharmacy, you can check the link in the description box and you can click on the I button also. Let's talk about the scope of clinical pharmacy. So, in the preparation of patient medication history is the most important scope of clinical pharmacy. For any hypersensitivity or allergic reactions to the specific drug observed in the past, or any particular drug or food habit, drug dependence or intoxication with the chemical due to the occupational hazards, all of which are likely to interfere with the therapy. सो बेसिकली क्लिनिकल फार्मेसी का जो स्कोप है तो वो कहाँ पर है, आपके पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री बनाने में भी इसका क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप है. तो कैसे कि कभी कभी पेशेंट को कोई सी मेडिकेशन ऐसे ले लेते हैं जिससे कि हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जीज हो सकती है स्पेसिफिक ड्रग की वजह से, फूड हैबिट की वजह से उनको एलर्जीज हो सकती है, ड्रग की डिपेंडेंसी, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है किसी भी केमिकल की वजह से. तो उन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना, तो उस डिटरमाइन कैसे होगा जब वो पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे. तो इस वजह से फिजिशियन का टाइम जो रहता है वो बच जाता है, उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं और इस रिजल्ट से वो बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट सिलेक्शन कर सकते हैं ड्रग थेरेपी का पेशेंट के लिए. देन रैशनल प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होता है क्लिनिकल फार्मेसी का. तो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन मीन्स क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन सजेस्ट द फिजिशियन एंड हेल्प हिम इन सिलेक्टिंग द राइट ड्रग and in right dose at right time with right combination. तो रैशनल प्रिस्क्रिप्शन में क्या रहता है कि फार्मासिस्ट जो रहता है फिजिशियन को सजेस्ट करता है कि कौन सी मेडिकेशन है, कि सही मेडिकेशन कौन सी रहेगी उनके लिए, सही टाइम का रहेगा, डोजेस फॉर्म क्या सही रहेगा उसका. तो ये सब सिलेक्ट करने के लिए वो फिजिशियन को हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए कॉम्बिनेशंस का अगर देखा जाए तो हेलोपेरिडोल, डाइजापाम, एमिट्रिप्टालिन, रेजरप्रिन प्लस सिंटामिल. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल कॉम्बिनेशन. तो ये ड्रग्स जो रहते हैं वो कॉम्बिनेशन में आप नहीं दे सकते, इरेशनल है, रैशनल नहीं है ये. Then next is the bioequivalence and the generic equivalence of the pharmaceutical formulations. तो बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स जो रहते हैं वो बायोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं ड्रग की इन द फॉर्म ऑफ ए डोजेस फॉर्म. तो बायोइक्विवेलेंस का मतलब ही ये होता है, सबसे पहले बायोबिलिटी समझते हैं. बायोबिलिटी का मतलब ये होता है कि अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो अनचेंज फॉर्म रीच हो रहा है आपका ड्रग का, दैट इज कॉल्ड एज द बायोबिलिटी. और बायोइक्विवेलेंस की अगर बात की जाए तो डिफरेंट आपके जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो सेम रहेगी, लेकिन अगर डोसेज फॉर्म चेंज होने के बाद में जो ड्रग है वो कितनी आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो दैट इज द bioequivalence study. So selection of proper drug therapy based on the bioequivalence studies on the different doses form of the same drug moiety. तो सेम ड्रग मोइटी के डिफरेंट डोसेस फॉर्म में से कौन से फॉर्म जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो सिलेक्ट करना. तो दैट इज द बायोइक्विवेलेंस एंड जेनेरिक इक्विवेलेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन. सो जो क्लिनिकल फार्मेसी रहते हैं वो उनको इस चीज़ का पूरा नॉलेज रहता है, तो वो उस बेसिस पे पेशेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं मेडिकेशन को. Then next is a patient monitoring. So they have to observe the signs and symptoms that include the need for the reaction to the drug. So basically clinical pharmacist who knows correct route of administration, the signs and the symptoms of the overdoses, contraindication, desired effect, undesired effect and side effect can help in monitoring the drug therapy for the safety and the efficacy necessary with the increasing application of the potent and toxic chemical and the drug. तो एज यू नो वेरी वेल कि आजकल जो पोटेंट और टॉक्सिक केमिकल्स और जो भी ड्रग्स वगैरह, कितने नंबर ऑफ ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है. तो उनके साइंस और सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना, उनको देखना, उनका करेक्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अगर आप उनका ओवरडोज दोगे तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किसके साथ में वो कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकती है ड्रग, उसके डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, अनडिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है. तो ये सारी चीज़ों को जो मॉनिटर करता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही करता है. तो पेशेंट मॉनिटरिंग में भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो क्लिनिकल फार्मेसी का स्कोप है यहाँ पर भी. सो ड्रग विथ नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स और व्हेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेड इन द पेशेंट हु आर क्रिटिकली इल और आर सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक डिसीजेस. तो एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो कि डिसीज कंडीशन जैसे कि हाइपरटेंशन है तो ये डायूरेटिक ड्रग की कैटेगरी है. तो इसके जो पैरामीटर मेजर किए जाएंगे वो क्या किए जाएंगे, ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, ऐसे आप मेजर कर सकते हो, ऐसे मॉनिटर कर सकते हो.
फिर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है तो इंसुलिन की थेरेपी अगर उसकी चल रही है तो यू कैन मेजर द ग्लूकोज लेवल इन द यूरिन. देन नेक्स्ट जो स्कोप होता है दैट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन. सो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहता है कैन कंपाइल एंड प्रोसेस द डाटा यूजिंग कंप्यूटर एंड मेक इट अवेलेबल टू द मेडिकल स्टाफ कि कौन सी मेडिकेशन से पर्टिकुलर पेशेंट को एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होने के चांसेस है या कौन से ड्रग से वो इंटरेक्ट हो सकता है जिससे कि उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं. सो वो अल्टरनेटिव थेरेपी उसको सजेस्ट कर सके. तो पूरा डेटा जो रहता है कंपाइल करके कंप्यूटर पे अवेलेबल करवा देता है. सो आइडेंटिफाई द ड्रग इफेक्ट मॉडिफिकेशंस ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द सेवरल फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, एनवायरमेंटल केमिकल्स एज वेल एज ड्यू टू द प्रेगनेंसी. देन ड्रग डायग्नोस्टिक टेस्ट इन्फ्रेंस में भी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट रहता है वो हेल्प करता है कि कैसे आप उसको डायग्नोज करोगे. उसमें भी पूरा हेल्प करेगा कि ड्रग की जो थेरेपी दी जा रही है वो पूरी पर्टिकुलरली वो इफ़ेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है पेशेंट की बॉडी पे. देन इंट्रावेनस एडमिक्शन कि कौन जब आप आईवी देते हो तो किसके साथ में कौन सी ड्रग देनी है, क्या वो कॉन्ट्राइंडिकेशन करेगी, कैसे वो ड्रग इंटरेक्शन करेगी, तो कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, साइड इफेक्ट ना हो, तो उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन है वही कॉम्बिनेशन देना. तो दैट इज़ इंट्रावेनस एडमिक्शन. तो वो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहता है वो सजेस्ट करता है. देन ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट. सो अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ड्रग में ऑपरेट अ ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज. So though effective utilization and retrieval of the clinical drug literature, the pharmacist can actively communicate drug information. He can help during the medical emergencies by providing immediate information on antidotes in case of the poisoning or overdosing. तो ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट तो एक तरीके से जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसको ड्रग इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट बोला जाता है क्योंकि उसको ड्रग के बारे में पूरा नॉलेज होता है कि कौन सी पॉइजनिंग की कंडीशन है, उसका क्या एंटीडोट है, अगर किसी की ओवरडोजिंग हो गई है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो सब में हेल्प करता है. देन रिटेल फार्मेसी स्टोर्स. तो रिटेल फार्मेसी स्टोर पे भी फार्मासिस्ट जो रहता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पर भी इसका स्कोप है. जैसे कि बहुत सारी OTC ड्रग्स जो रहती है वो अवेलेबल है जो कि इंटरेक्ट करती है प्रिस्क्राइब जो ड्रग रहती है उनके साथ में. सो ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट एट रिटेल ड्रग स्टोर कैन मेंटेन द patient drug profile, family drug profile and the family record based upon which the pharmacist can consult the patient each time while filling the prescription. Then he can determine the patient response to the drug therapy and help him in the selection and use of the OTC drug. तो बेसिकली जो रिटेल फार्मेसी रहता है तो वहाँ पर भी आपका फार्मासिस्ट बैठता है तो उसको पूरा पेशेंट की हिस्ट्री पता होती है, पेशेंट की ड्रग प्रोफाइल जो रहती है वो पता होती है, उसकी फैमिली की ड्रग प्रोफाइल पता होती है, फैमिली का रिकॉर्ड पूरा उसके पास में रहता है, तो वो काउंसिल कर सकता है पेशेंट को कि कौन सी मेडिकेशन लेनी है और कैसा प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया जाना चाहिए और ड्रग थेरेपी के साथ साथ में कौन सी OTC मेडिकेशन वो ले सकता है. देन डिस्चार्ज काउंसलिंग एंड द पेशेंट कंप्लाइंस. तो जब भी द कंप्लाइंस टू द ड्रग थेरेपी कैन बी इम्प्रूव्ड सेवरल टाइम्स बाय एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और वाइल डिस्पेंसिंग द प्रिस्क्रिप्शन एट द रिटेल काउंटर. तो बेसिकली ड्रग थेरेपी जो रहता है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फार्मासिस्ट क्या करता है, पेशेंट को एडुकेट करता है, उसको काउंसिल करता है कि कितने टाइम उसको मेडिकेशन लेना है और कितने अमाउंट में लेना है. तो उसको ये चीज़ अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो मेडिसिन से अडेयर होके रहेगा तो फटाफट से वो रिकवर करेगा. सो द patient may be made aware of the purpose of the medication, proper mode of administration, doses, schedule and the storage condition. तो पेशेंट को अवेयर कराया जाता है कि उसको मेडिकेशन किस पर्पस के लिए दी जा रही है, उसका प्रॉपर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसका डोजेज स्केड्यूल क्या है, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है वो उसको बताया जाता है और उसके पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट क्या है अगर आते हैं तो, और कौन सा फूड है या कैसी एक्टिविटीज़ है जो उसको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द थेरेपी, तो वो सारी चीज़ें आपको फार्मासिस्ट बताता है. देन next is the clinical research and continuing education program. So the clinical pharmacist can participate in an evaluation program on investigational drug. He can help in conducting the clinical trials based on the sound principle or biostatistical method of evaluation. Then he can also develop training program for pharmacists, nurses and interns.
तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रहता है क्लिनिकल रिसर्च में और जितने भी एजुकेशन प्रोग्राम है तो उनमें भी हेल्प करता है। जैसे कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, फार्मासिस्ट हो गए या नर्सेज हो गए या इंटर्न्स हो गए, तो उनके लिए डेवलप करता है। फिर जितने भी इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स हैं उनके एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है। Then medical audit. So medical audit basically is a logical and necessary procedure within organization teamwork. So the clinical pharmacist is either the initiator or a very active member of the functioning committee. Following are the activities concerning medical audit, जिसमें कि legislation, contractual obligation, regulation and registration of the pharmacotherapy order and administration, regulation of the clinical experiment with the drugs, information per subject and per patient, pharmacotherapy committee policy, regulations of the information from the pharmaceutical industry, local or regional micro symposia per patient, formulary policy, retrospective study of the drug use pattern, then medical audit committee work. So these are the ऑडिट में जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है तो फार्मासिस्ट को पता होता है, तो ये सारी चीज़ें जो रहते हैं वो उसको देखता है ड्यूरिंग द ऑडिट। देन जो लेजिस्लाइजेशन होता है, बेसिकली द फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द मेडिसिन्स ही डिस्पेंसेस। सो लेजिस्लाइजेशन में ये चीज़ आती है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल जो ऑब्लिगेशन होता है, दैट इज द ऑथोराइज फार्मासिस्ट शुड बी चार्ज विद द सुपरविजन ओवर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन्वॉल्विंग द storage, the distribution and the registration of the drug regardless they are in the pharmacy or elsewhere in the institution. Then regulation and registration of pharmacotherapy order and administration. So clinical pharmacy must provide the means for pharmacotherapy. The follow-up should be reviewed by the pharmacist with the head nurses and the medical director. A specific problem should be discussed with the concerned member of the healthcare team and regulated. Then regulation of the clinical experiment with the drug. So clinical trials पे regulations लगना बहुत ज़्यादा necessary है, तो उसमें आपको इंश्योर करना पड़ता है कि उसमें कोई भी इथिकल प्रॉब्लम्स ना आए जो कि पेशेंट को हार्म करे। कंट्रोल करना ट्रायल्स को, फार्माकोथेरेपी को कंट्रोल करना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर द यूज़ ऑफ द अनरजिस्टर्ड ड्रग। देन परचेजिंग करना पड़ता है, कंट्रोल ऑफ स्टॉक एंड टर्नओवर, क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई, कंपाउंडिंग, कंट्रोल एंड कोड एंड की ऑफ ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट, then reporting of the deviation of the standard operating and the registration procedure to the directorate. Then information per subject and per patient. So information per subject and per patient may be provided by the clinical pharmacy. So the information is a service and should be given unasked when deemed necessary. Then pharmacotherapy committee. So in this information, a specific subject policy is prepared within a multidisciplinary team and produced as advice. So clinical pharmacist can recommend, motivate and must ensure the continuity of the pharmacotherapy committee work. Then the regulation of information from the pharmaceutical industry. So promotional activities of the pharmaceutical industries are the primary physician oriented. So part of their informations may be essential. Clinical pharmacist and physician have different requirements of additional information. Thus, it is possible to select the information and responsive representatives from industry for the discussion of the specific subject with the clinical pharmacist and the physician. तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में भी उनको कोलैब करके रखना पड़ता है ताकि कि जो भी इंफॉर्मेशन है ड्रग्स रिलेटेड उसको रेगुलेट करके रख सके। So clinical pharmacist and physician have different requirements for that additional information that they can discuss the special information about the drug related to the specific subject with the industry person. Then let's talk about the goal. So to promote the correct and the appropriate use of the medicinal product and devices, that is the goal of clinical pharmacy. तो उसमें जो activities include होती है, that is maximizing the clinical effect of the medicines. You have to maximize the clinical effect of the medication. Then जो भी treatment induced adverse event है उनको minimize करना है और pharmacological treatment को minimize करना है. तो that is the main goal of the clinical pharmacy. Let's talk about the clinical pharmacy requirements. तो
पेशेंट केयर जो रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो पेशेंट केयर के लिए क्या क्या चीज़ें उसके पास में होना चाहिए, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द ड्रग थेरेपी होनी चाहिए, फिर डिसीज़ के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द लेबोरेटरी एंड द डायग्नोस्टिक स्किल, देन कम्युनिकेशन स्किल जो रहता है प्रॉपर होना चाहिए, पेशेंट को मॉनिटर करने की स्किल होनी चाहिए, फिजिकल असिस्मेंट स्किल्स होनी चाहिए, देन ड्रग इन्फॉर्मेशन स्किल होनी चाहिए, थेरेपेटिक प्लानिंग स्किल होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द नॉन ड्रग थेरेपी भी होनी चाहिए, तभी वो पेशेंट की केयर जो है वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.